दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के टॉपिक सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोगतिक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया है, और सिगमंड फ्राइड के इस सिद्धांत का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व है, इस पर चर्चा हम दोस्तों करने वाले हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारी किसी भी तरह की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शिक्षा मनोविज्ञान के इस टॉपिक यानी सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है और इसका मनोगतिक या मनोलैंगिक जो सिद्धांत है, इससे संबंधित प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड ने यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को क्लासिकी मनोविश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में तीन मुख्य भाग होते हैं। देखो वो तीन भाग कौन कौन से हैं। व्यक्ति की संरचना, जिसमें आकारात्मक और गत्यात्मक मॉडल आते हैं। व्यक्ति की गतिकी, इसमें मूल प्रवृत्ति, चिंता व अहम रक्षा युक्ति का उल्लेख किया जाता है। व्यक्ति का मनोलैंगिक विकास, इसमें 5 अवस्थाओं का उल्लेख होता है। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों की कार्यवाही और मन की गत्यात्मकता की व्याख्या मन के आकारात्मक पहलू के द्वारा की थी। किसके द्वारा की थी? मन के आकारात्मक पहलू के द्वारा। आकारात्मक पहलू द्वारा उसने इदम, अहम, परा अहम शक्तियों के बीच की द्वंद्वात्मक स्थितियों की कार्य स्थल की परिकल्पना सिगमंड फ्राइड ने की है। फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ के तैरते हुए पहाड़ यानी आइसबर्ग से की है, जिसका 9/10 भाग पानी के अंदर एवं 1/10 भाग पानी के बाहर रहता है। पानी के अंदर वाला भाग अचेतन होता है तथा पानी के बाहर वाला जो भाग है वो चेतन होता है, और पानी के जो ऊपरी सतह से स्पर्श करने वाला जो भाग होता है वह अर्धचेतन होता है। दोस्तों हम इस चित्र के माध्यम से जानेंगे कि फ्राइड ने मन की जो तुलना है किस प्रकार से बर्फ के तैरते हुए पहाड़ से की है। देखिए ये जो बर्फ का एक टुकड़ा है और ये बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबा हुआ है और पानी के बाहर है। अब देखिए फ्राइड ने जो है वो पानी के जो अंदर वाला जो भाग है, यानी ये पानी के अंदर का भाग, ये कितना प्रतिशत है? 9/10% है। और पानी के जो बाहर का जो भाग है यह कितना प्रतिशत है? यह है 1/10%। यानी 1/10% भाग जो पानी के बाहर है उसे सिगमंड फ्राइड ने ईगो कहा। क्या कहा? ईगो। यानी वह जो बाहर वाला भाग है वह क्या है? चेतन है। क्या कहा उससे? चेतन कहा। सिगमंड फ्राइड ने इसे क्या नाम दिया? चेतन नाम दिया। और पानी के जो अंदर वाला जो भाग है, ये जो भाग है जिसे इड उन्होंने कहा, यह क्या है? यह अचेतन मन है। ये सिगमंड फ्राइड ने इसकी विशेषता बताई। और जो ये पानी के जो सतही भाग है, जो पानी का जो सतही भाग है जिसे बर्फ का टुकड़ा इसको टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसे उन्होंने सुपर ईगो कहा, यानी इसे अर्धचेतन मन कहा। क्या कहा? अर्धचेतन मन। उन्होंने सिगमंड फ्राइड ने इसे अर्धचेतन मन कहा, जो पानी को स्पर्श कर रहा है, यानी ऊपरी सतह, जो पानी की ऊपरी सतह उसको स्पर्श कर रहा है, उसे अर्धचेतन कहा। इस चित्र के माध्यम से हम समझ गए दोस्तों कि सिगमंड फ्राइड के मन की अवधारणा क्या थी। देखिए फिर से हम इसे समझते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने जो बर्फ के अंदर वाला जो भाग है, जो पानी के अंदर है, वो 9/10 भाग है, यानी 9/10 भाग है, और वो पानी के क्या है? अंदर है। उसे इन्होंने इड कहा। इड यानी अचेतन मन कहा उन्हें। क्या कहा? अचेतन मन का। और पानी के जो बाहर वाला भाग है, जो बाहर वाला भाग है उसे क्या कहा? ईगो कहा, यानी चेतन मन कहा। वह कितना प्रतिशत है? 1/10% भाग है। और जो पानी की जो सतह है को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसे इन्होंने सुपर ईगो कहा, यानी अर्धचेतन मन कहा। ये मन को लेकर
सिगमंड फ्राइड की अवधारणा थी। आकारांत मॉडल यानी मनोगतिकी उपागम जो सिगमंड फ्राइड ने पेश किया, प्रस्तुत किया, इसमें पहला है चेतन मन। फ्राइड के अनुसार चेतन मन का वह भाग है जिसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से है। वह फ्राइड के अनुसार चेतन मन है। इस भाग में वे इच्छाएं, विचार, वे अनुभव आते हैं जिनका संबंध किससे होता है? वर्तमान से होता है। यानी चेतन मन का संबंध किससे है? वर्तमान और वास्तविकता से है। इसमें व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों का इसमें भंडार होता है, क्योंकि वर्तमान से और वास्तविकता से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्श होते हैं। बर्फ से तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से से चेतन मन की तुलना की जाती है। ये हमने चित्र के माध्यम से जाना कि जो बर्फ का जो ऊपरी हिस्सा है जो तैर रहा है वो क्या है? चेतन मन है, ईगो है। यानी वो कितना प्रतिशत है? वो 1/10 भाग है। मन का 1/10 भाग है। तत्काल जानकारी, बिना प्रयास किए स्मरण आ जाना, यह अर्धचेतन व अचेतन पर प्रतिबंधक का कार्य भी यह चेतन मन करता है। दूसरा है अर्धचेतन मन, जिसे अवचेतन भी कहा जाता है। अर्धचेतन मन को क्या कहा जाता है? अवचेतन मन। और ये क्या है? ये सुपर ईगो। ये क्या है? ये सुपर ईगो। यानी ये बर्फ का जो टुकड़ा है जो पानी की सतह को स्पर्श कर रहा है वो अर्धचेतन मन है। चेतन और अचेतन मन के जो मध्य का भाग है, यानी जो पानी की सतह को स्पर्श कर रहा है वो अर्धचेतन मन है, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। और ये क्या है? चेतन और अचेतन के मध्य का भाग है। इसे सुलभ स्मृति भी कहा जाता है। ना चेतन और ना ही अवचेतन मन का भाग है। जैसे किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाना, प्रयास करने पर जानकारी आ जाना। यानी हम किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाते हैं और जब उसको प्रयास करते हैं, उसे याद करने का प्रयास करते हैं तो हमें वो याद आ जाती है, तो वो इस अर्धचेतन मन का भाग होती है। अर्धचेतन के विषय न तो तत्काल चेतना में रहते हैं और न ही अचेतन में, किंतु थोड़ा प्रयास करने पर इस भाग के विचार, भाव इत्यादि को चेतन मन में लाया जा सकता है। यानी चेतना में लाया जा सकता है। हम थोड़ा जोर लगा करके, थोड़ा प्रयास करके हम उस चीज़ को याद कर सकते हैं, उस विचार भाव को हम याद कर सकते हैं। ये अर्धचेतन का हिस्सा होता है। तीसरा है अचेतन मन। फ्राइड के अनुसार अचेतन मन का वह भाग है जिसके विचारों और अनुभवों को पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता। वे या तो स्वतः दैनिक क्रियाकलापों में प्रकट होते हैं अथवा सम्मोहन या अन्य प्रायोगिक प्रक्रियाओं द्वारा इन्हें जाना जा सकता है। यानी ये जो विचार और अनुभव हैं इन्हें पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता। और ये अचेतन मन जो है, यानी अचेतन मन, ये इड हमने चित्र के माध्यम से जाना, इड। और इड है, ये कितना प्रतिशत भाग है मन का? 9/10 भाग है। और इसके जो अनुभव, विचार हैं वो पुनः चेतना में नहीं आ सकते। यानी ये है, ये पानी के अंदर का भाग है। ये क्या है? पानी के अंदर का भाग है। जो बर्फ का जो टुकड़ा है, मन की जो तुलना बर्फ के टुकड़े से की है, और वो बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर का भाग है, वो अचेतन मन है हमारा। सबसे व्यापक मन है। दमित इच्छाओं का इसमें भंडार होता है। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला ये मन है। स्वप्नावस्था से इसका संबंध सम्मोहन, गलती से निकले गए शब्द इत्यादि से इसका संबंध है। दमित, कामुक, अनैतिक, असामाजिक व घृणित इच्छाओं का स्थान है। गत्यात्मक होता है तथा छंदम रूप में ये अचेतन मन होता है। व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। निंद्रा, भ्रमण, शौपचारिता, समस्या का अचानक समाधान, इनेथेसिया, चेतना विहीन यह मन होता है। अचेतन मन काम शक्ति यानी लिबिडो का भंडार ग्रह है। अचेतन मन है वो काम शक्ति का भंडार ग्रह, अहम एवं पराअहम द्वारा प्रतिबंध की हुई और दमित की हुई इच्छाएं, विचार, भावनाएं, प्रेरणाएं एवं संवेग इसकी विषय वस्तु होते हैं। उन्होंने दैनिक जीवन की भूलों, स्वप्न, अभिप्रेरणाओं की व्यवस्था अचेतन मन की सामग्री द्वारा की है। ये विचार हैं अचेतन मन के संबंध में सिगमंड फ्राइड के हैं। व्यक्तित्व की संरचना। अब गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के द्वारा फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व 3 मुख्य पद्धतियों इदम, अहम और पराअहम द्वारा मिलकर बना होता है। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों पद्धतियों की अंत्य क्रियाओं का ही परिणाम है। अब देखिए, इड यानी उपाय या पशुत्व की जो स्थिति होती है उसे इड या इदम कहा जाता है। देखिए, इस चित्र के माध्यम से हमने पहले ही इड, ईगो
और सुपर ईगो को समझ चुके हैं। इड कौन सा भाग है? इद जो भाग है वो जो बर्फ का टुकड़ा है वो पानी के अंदर वाला हिस्सा है, और बाहर वाला जो हिस्सा है जो पानी के बाहर है वो क्या है? ईगो। ये और ये जो स्पर्श कर रहा है पानी की जो सतह को, ये सुपर ईगो का भाग है, जिसे अर्ध चेतन मन कहा गया है। और ईगो को चेतन मन कहा गया, जो कितना प्रतिशत है? 1/10 भाग है। और जो अंदर पानी के अंदर वाला जो भाग है वो है 9/10, जिसे अचेतन मन कहा गया है। अब देखिए, इद आनंद सिद्धांत से निर्धारित है। यह अचेतन मन का स्वामी किसका है? अचेतन मन का। इद किसका है? अचेतन मन का स्वामी, यानी बर्फ का कौन सा हिस्सा है? बर्फ का पानी का हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है। इसका संबंध दमित इच्छाओं व सुखवादी इच्छाओं से है। जन्म के साथ इसका संबंध है। यह सबसे पहले विकसित हो जाता है, क्योंकि जन्म के साथ होता है तो यह सबसे पहले विकसित हो जाता है। जैसे खाओ पियो और मौज उड़ाओ का संबंध इससे है। मूल प्रवृत्ति का केंद्र है, नैतिकता से परे है, तर्कहीन, यौन प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति से युक्त होता है। वास्तविकता से संबंध नहीं है इसका, पूर्णतः अचेतन, असंगठित होता है। इदम मानसिक संसार तथा आंतरिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण उन्होंने इसे वास्तविक मानसिक सत्यता का नाम दिया है। इदम शुद्ध असली मूल प्रवर्तितात्मक ऊर्जा से बना होता है, पूर्णतः अचेतन स्तर पर यह होता है। इदम शारीरिक आवश्यकताओं की तत्कालिक संतुष्टि चाहता है एवं यह आनंद के नियम से भी शासित होता है। ये इदम के संबंध में, इद के संबंध में सिगमंड फ्राइड ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और ये इद है, इदम है, यह अचेतन मन का भाग होता है जो 9/10 भाग होता है। अहम यानी ईगो मानत्व मन का प्रशासक होता है। 1 से 2 वर्ष के विकास इसका आरंभ हो जाता है। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन तीनों स्तर पर इसका निर्धारण होता है। यह चेतन मन का स्वामी होता है, यानी ईगो। ये ईगो जो बर्फ के ऊपरी जो भाग है, पानी के ऊपरी जो भाग है, यह ईगो यानी अहम चेतन मन का स्वामी होता है। इसका संबंध वर्तमान, वास्तविकता और मानवता से होता है। ईगो का संबंध किससे होता है? वर्तमान से, वास्तविकता और मानवता भी इसमें जुड़ जाती है। न तो पूर्णतः सुखदायी व न ही ये आदर्शवादी होता है। यह तर्कपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न अभियोजन के रूप में यह कार्य करता है। इस मन का सपनों पर नियंत्रण होता है। ईगो यानी चेतन जो मन होता है, इसका सपनों पर नियंत्रण होता है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय इस मन के द्वारा ही लिए जाते हैं। बुद्धि से कार्य करना तथा सिपाही के रूप में कार्य करना इस मन का कार्य है, यानी चेतन मन का कार्य है, ईगो का कार्य है। अहम वास्तविकता के नियम का पालन करता है। अहम इदम एवं पराहम के मध्य संयोजनकर्ता का कार्य करता है। व्यक्ति के सुसंगठित एवं समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने वातावरण की वास्तविकताओं से परिचित हो, ताकि इदम की स्वतंत्र एवं स्वच्छंद प्रवृत्तियां नियंत्रण हो सके। फ्राइड ने अहम को व्यक्ति की चेतन बुद्धि माना, जिसका संबंध वास्तविकता से अधिक होता है। पराहम सुपर ईगो, परा है परम, अंतरात्मा, परम आदर्श की स्थिति ये होती है सुपर ईगो। 3 से 4 वर्ष में इसका विकास है वो प्रारंभ हो जाता है। पराहम का विकास बाद में होता है, यानी सबके अंत में पराहम का ही विकास होता है। यह व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया का मुख्य स्रोत होता है। क्या? सुपर ईगो। सुपर ईगो कौन सा भाग है? यानी बर्फ का जो पानी का जो ऊपरी स्पर्श, यानी पानी की सतह का जो स्पर्श का जो भाग है वो सुपर ईगो है। आदर्शवादी सिद्धांत से नियंत्रित होता है। इसका संबंध देवत्व से होता है। परम अहम यानी सुपर ईगो का संबंध किससे? देवत्व से होता है। यह चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीनों ही हो सकती है, क्योंकि यह सतह का जो भाग है, पानी की सतह का भाग है, तो यह चेतन मन का भी होता है और यह अचेतन मन का भाग भी होता है, और अर्धचेतन ये होता ही है। तो ये तीनों मनों का यह भाग होता है। यह आदर्शों व नैतिक मूल्यों की बात करता है। इदम व अहम पर नियंत्रण नैतिक समीक्षक होता है, यानी यह ईगो और ईड पर नियंत्रण करता है। यह मत करो, वो मत करो, ये सब जो क्रियाएं हैं वो सुपर ईगो के द्वारा ही होती है। यह अवास्तविक होता है। सामाजिक वातावरण से उत्पन्न सहवर्ती इच्छाओं के प्रतीक जैसे प्रेम करना,
प्रेम पाना, ये इससे इसका संबंध है। यह मुख्य रूप से चेतन होता है तथा व्यक्ति की न्याय संबंधी प्रक्रियाओं की मुख्य कार्यशाला ही पराहम यानी सुपर ईगो होता है। व्यक्तित्व की गतिकी के विभिन्न भाग। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ। इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति। फ्राइड ने इरोस है वो जीवन मूल जो प्रवृत्ति उसे इरोस नाम दिया है। रचनात्मक कार्यों से इरोस का संबंध होता है और जीवन मूल प्रवृत्ति होती है। थेनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है। विध्वंसात्मक कार्यों से इसका संबंध होता है, किसका? थेनाटोस का। फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो नाम दिया। क्या नाम दिया? लिबिडो नाम दिया। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि फ्राइड ने काम प्रवृत्ति का नाम किसे दिया, या फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति क्या है? लिबिडो है। यह जीवन की मूल प्रवृत्ति में आती है। मनोगतिक या मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया, व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए यह लोकप्रिय उपागम है, यानी लोकप्रिय सिद्धांत है जिसको विकसित करने का श्रेय है वो सिगमंड फ्राइड को ही जाता है। फ्राइड ने शारीरिक और सांवेगिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों का उपचार सम्मोहन विधि के माध्यम से किया। किस विधि के माध्यम से? सम्मोहन विधि के माध्यम से। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। देखो ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहली है मुख्य अवस्था, जन्म से 8 माह तक मुख्य अवस्था होती है। बच्चा अपनी काम शक्ति की संतुष्टि मुंह, होठ, जीभ द्वारा चूस कर करता है। यह मुख्य अवस्था होती है जो जन्म से लेकर 8 माह तक चलती है। और व्यक्ति है, बच्चा जो है अपने काम शक्ति की जो संतुष्टि है वो चूस कर करता है। होठ से, मुंह से, जीभ से इत्यादि के द्वारा वो अपनी काम शक्ति की संतुष्टि करता है। गुदी अवस्था आती है फिर, यह 8 माह से 3 वर्ष तक की आयु तक होती है। मल मूत्र के द्वारा यौन संतुष्टि वह करता है, ये गुदी अवस्था में होता है। यह 8 माह से 3 वर्ष तक चलती है। लिंग विधान अवस्था 3 से 5 वर्ष तक की आयु तक गुप्तांगों को छूकर काम शक्ति की जो संतुष्टि है वह बच्चा गुप्तांगों को छूकर उन्हें सहलाकर यौन संतुष्टि करता है। कब? 3 से 5 वर्ष की आयु तक व्यक्ति है वो अपने काम शक्ति की जो संतुष्टि है वो गुप्तांगों को छूकर, सहलाकर और यौन संतुष्टि से करता है। यह लिंग विधान अवस्था कहलाती है। अब देखिए इसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा 2 वर्ड जो बार बार यूज किए जाते हैं सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या होता है दोस्तों? यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि ओडिपस क्या, इलेक्ट्रा क्या है। यहाँ से ये चीज़ हमें जरूर याद करनी है, जरूर फिक्स करनी है। ओडिपस यानी ये मात्र प्रेम होता है, मनोग्रंथि मात्र प्रेम मनोग्रंथि होती है। और ये ओडिपस यानी किस में पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है। यानी लड़कों में माता के प्रति प्रेम, वो कौन सी ग्रंथि? ओडिपस के द्वारा होता है। और लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा, और यह है पितृ प्रेम, यानी लड़कियां हैं वो पितृ के प्रति प्रेम यानी पिता के प्रति प्रेम की ओर आकर्षित होती है, तो वो होती है पितृ प्रेम ग्रंथि। देखिए विषम लिंगी प्रेम यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। लड़के हैं वो माता के प्रति, लड़कियां हैं वो पिता के प्रति। लड़के जब माता के प्रति प्रेम यानी उनकी मनोग्रंथि विकसित होती है उसे ओडिपस कहा जाता है। और लड़कियां जो अपने पितृ प्रति यानी पिता के प्रति प्रेम उनमें जब आता है तो उसे इलेक्ट्रा कहा जाता है। यह लड़कियों में पाई जाती है। और लड़कों में ओडिपस पाई जाती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा पाई जाती है। इसमें माँ के प्रति प्रेम होता है, लड़कों में विषमलिंगी यानी माँ के प्रति प्रेम करेंगे, लड़कियां हैं वो पिता के प्रति प्रेम करेंगे, और वो इलेक्ट्रा पितृ प्रेम ग्रंथि होगी। ये दोनों में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। लिंग के प्रति ईर्ष्या भाव लिंग प्रधान जो अवस्था होती है उसमें ही आता है। यानी 3 से 5 वर्ष की आयु में ये ईर्ष्या का जो भाव है वो लिंग प्रधान जो भाव है वो मनुष्य में आता है। अप्रत्यक्ष अवस्था 5 से 12 वर्ष तक की आयु, बालक की काम क्रिया जो शक्ति है वो एकदम शांत हो जाती है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि बालक की काम क्रिया शांत कब रहती है? 5 से 12 वर्ष की आयु तक अप्रत्यक्ष इसे अवस्था कहा जाता है। जनेंद्रिय अवस्था 12 से 20 वर्ष की आयु तक दीवा सौपन व होम्योसेक्सुअलिटी इसमें पाई जाती है। अब फ्राइड के सिद्धांत का क्या महत्व है? बाल्यावस्था के अनुभवों को महत्व प्रदान करना
फ्राइड के सिद्धांत का बड़ा महत्व है। अचेतन अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल इसमें देना, बाल निर्देशन, मानसिक स्वास्थ्य, छात्र केंद्रित अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना इसका महत्व है। शिक्षा के उद्देश्यों को विस्तृत करना, संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल देना, मानव व्यवहार के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों पर महत्व देना, ये सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का महत्व है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं वो लगातार आपको मिलती रहें और आप हमसे जुड़े रहें।